नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। अभी 2 दिन पहले सहायक आचार्य हिंदी की परीक्षा संपन्न हुई। मैं आशा करता हूं कि आपके पेपर अच्छे गए होंगे। तो मैं आज उसी परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र जो हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित है उसको लेकर चर्चा करूंगा और इसके साथ आपको उत्तर कुंजी भी बताने का प्रयास करूंगा। मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि मैं जब भी प्रश्नों का समाधान करता हूं तब आपको उसके साथ में संदर्भित जो स्रोत है वो भी बताने का प्रयास करता हूं। और इस बार भी मैंने जहां जहां विशिष्ट प्रश्न थे उसके स्रोत भी आपके साथ में रखे हैं, पुस्तक का नाम और पृष्ठ संख्या सहित, जिससे आपको कम से कम ये ज्ञात तो हो कि आखिरी प्रश्न बनते कहाँ से हैं। तो अभी इन 2 दिनों में आपने अलग अलग प्रकार की उत्तर कुंजी देखी भी होगी जिसमें आपको कई शंकाएं होंगी। तो संभव है कि आपकी इन सभी शंकाओं का समाधान आपके इस वीडियो में हो जाएगा। तो देखते रहिए। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। जहां आवश्यकता होगी स्पष्टीकरण की मैं स्पष्टीकरण दूंगा। इसके अतिरिक्त मैंने प्रश्नों के स्पष्टीकरण आपके इसी पीपीटी में पास में रखे हुए हैं, ताकि जब भी ये पीपीटी आपको प्राप्त हो तब आप आराम से उसको नोट कर सकते हो या लिख सकते हो कहीं पर। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है साहित्य पीठ। इसमें बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप जुड़े हुए नहीं हैं और चाहते हैं तो ज़रूर आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं प्रामाणिक प्रश्न और प्रामाणिक सामग्री जो है इस पर डालता रहता हूँ और बहुत सारी सामग्री आपको पहले से इसमें मिल जाएगी। तो जो भी सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं अभी, वो कम से कम इस प्रश्न पत्र को जो अभी ये सहायक आचार्य के हुए हैं इनको ठीक से देख लें। और जो जो आपके पाठ्यक्रम में है उन प्रश्नों को तो विशेष तौर पर देखना है, क्योंकि संभव है कि आपकी जो परीक्षा होगी उनमें से कुछ प्रश्न वापस रिपीट हो जाए और नहीं तो हो सकता है कि उनके विकल्पों से कुछ प्रश्न बन जाए। इसलिए इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र के समाधान की ओर। तो मैं पहला ही प्रश्न जो पीछे से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आदिकाल से होते हुए हम आधुनिक काल की यात्रा करेंगे। तो उसमें यही पहला प्रश्न है कि इतिहासकार गारसद तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। बहुत सामान्य प्रश्न है, तो ये इसका सही उत्तर है फ्रेंच भाषा में। दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के लिए जिन पद्धतियों का मुख्यतः अवलंब लिया गया है उनमें से कौन सी पद्धति सम्मिलित नहीं है। तो पहला है कि शुद्ध कालक्रम अनुसार वस्तुगत विभाजन को अधिक यथार्थ मानने की पद्धति। पहले तो मैं बता दूं कि ये प्रश्न आया कहाँ से है। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो था जिसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है, उसके पृष्ठ संख्या 38 में ये सामग्री दी हुई है, जैसा कि मैंने यहाँ साइड में रखा है। तो उसमें डॉक्टर नगेंद्र यही कह रहे हैं कि साहित्य इतिहास के काल विभाजन में साहित्य इतिहास ग्रंथों के काल विभाजन के लिए प्राय 4 पद्धतियों का अवलंब लिया गया है। पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास का विभाजन 4 युगों अथवा कालखंडों में किया गया है। दूसरी पद्धति उन्होंने ये बताई है कि दूसरे क्रम में केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक सम्मत है। इसके अतिरिक्त तीसरी पद्धति एक और है जिसमें उन्होंने बताया गया है कि ये तीसरी पद्धति साहित्य का विभाजन विधा क्रम से करती है। और एक चौथी एक और ऋजु पद्धति है जो शुद्ध काल क्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ मानती है। तो ये 4 पद्धतियां हैं और ये बता रहे हैं अंत में कि इन पद्धतियों में गुण दोष है, लेकिन फिर भी यहाँ भी समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही श्रेष्ठकर है। अर्थात मैंने ये 4 पद्धतियों का जो है सम्मिलित रूप अपने काल विभाजन में रखा है। तो पहला विकल्प यही है कि शुद्ध कालक्रम अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ मानने वाली पद्धति। तो बिल्कुल ये पढ़ा है कि जो शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ मानती है। दूसरा, संपूर्ण इतिहास का काल विभाजन 4 युगों अथवा कालखंडों में करना। तो ये पहली पद्धति, इसका प्रयोग शुक्ल जी ने किया है। तीसरी पद्धति है क्रम के अनुसार केवल 3 युगों की कल्पना। बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि दूसरी पद्धति यहाँ अपनाई है कि केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक सम्मत है, जिस पद्धति को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपनाया था। लेकिन ये जो चौथा विकल्प है जिसमें साहित्य का विभाजन विधा क्रम से न करते हुए विषयगत विभाजन किया, नहीं, उन्होंने ये बताया है कि तीसरी पद्धति जो थी उसमें साहित्य का विभाजन विधा क्रम से ही किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने भी इसी पद्धति को अपनाया है, न कि विधा क्रम से नहीं करते हुए विषयगत विभाजन। तो मेरे अनुसार ये चौथा विकल्प जो है
आपके यहाँ पर सही होना चाहिए। ये पद्धति शामिल नहीं है, अर्थात साहित्य का विभाजन उन्होंने विधा क्रम से किया है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल हेतु रस के विचार से एक अन्य नामकरण प्रस्तावित किया था, और वह क्या है? वीर काल, अलंकार या अलंकृत, या श्रृंगार काल। तो सामान्य ये भी है, इसका सही उत्तर है श्रृंगार काल। और ये आप हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल की पृष्ठ संख्या 177। यह पृष्ठ संख्या या ये पुस्तक जो है मैंने पंचशील प्रकाशन जयपुर की उसी के ही जो है पृष्ठ संख्या यहाँ रखी है। हालांकि मेरे पास नागरी प्रचारणी सभा जो अभी प्रकाशित हुआ है तीसरा संस्करण 2025 में, वो भी है, लेकिन सामान्यतः वो सभी के पास उपलब्ध होगा नहीं, इसलिए मैंने ये जो पंचशील प्रकाशन की पुस्तक से ही ये पृष्ठ संख्या लिखे हैं। तो इसी में ये लिखा हुआ है कि, और ये कथन भी महत्वपूर्ण है शुक्ल जी का, कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई, प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो सही उत्तर है श्रृंगार काल। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए क्या नाम सुझाया? तो ये भी सामान्य प्रश्न था, इसकी आवश्यकता नहीं है स्रोत की। तो ये था सिद्ध सामंत काल। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? पहला है हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्रगुप्त, यह विकल्प जो है सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये गणपति चंद्रगुप्त की रचना नहीं है, या ये इतिहास नहीं है, यह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। और चौथा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, इसमें जो आपके दो कथन दे रखे हैं, इस्तवार लाल लेत्योतर एंदु हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों और लेखकों की जीवनियां, ग्रंथ विवरण और उद्धरण है, बिल्कुल सही है ये पहला कथन। तो इसका पहला भाग 1839 में तथा दूसरा भाग 1849 में प्रकाशित हुआ था। 1849 में नहीं, 1847 में प्रकाशित हुआ था। इसका मतलब ये दूसरा कथन गलत है। तो इसमें यही ऑप्शन सही है कि असही और ब गलत। और ये कहाँ से बनाया गया है प्रश्न? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, जिसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है, पृष्ठ संख्या 26 पर मिल जाएगा। यह एक ही पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है, मयूर बैग से, तो उसके ही 26 नंबर पेज पर आपको ये मिल जाएगा। हालांकि सामान्य प्रश्न है, पर फिर भी यहाँ आपको मिल जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किस इतिहास ग्रंथ को कविव्रत संग्रह कहकर संबोधित किया है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य की भूमिका, या हिंदी शब्दशागर। तो इसका सही उत्तर है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये भी मैंने कहा प्रश्न कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और ये आप देखो कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य शुक्ल ने भूमिका में शुरू में ही 2-3 लाइनों में ये जब कहा गया है, जिसमें आप ये ध्यान रखना कि व्रत संग्रह कहा गया है शिव सिंह सरोज को, बड़ा कवि व्रत संग्रह द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और बड़ा भारी या प्रकांड कवि व्रत संग्रह कहा गया है मिश्र बंधु विनोद को। तो इसका सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के लिए सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। ये कथन है, पूछा गया है कि नाथ संप्रदाय की नाम ख्याति की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाले उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये भी बहुत प्रसिद्ध कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ये कथन उन्होंने मूलतः कहाँ लिखा है? तो वो नाथ संप्रदाय इनकी पुस्तक है वहाँ से, लेकिन आप इस कथन को पढ़ सकते हो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है, पृष्ठ संख्या 62 पर जो ये कथन आपको मिल जाएगा। तो ये प्रश्न भी वहीं से बना है। आदिकाल में एक धारा संस्कृत, ये 3 कथन है। आदिकाल में एक धारा संस्कृत साहित्य की थी जो एक परंपरा के साथ विकसित हो रही थी, बिल्कुल ये कथन सही है। आदिकाल की एक धारा का साहित्य प्राकृत और अपभ्रंश में लिखा जा रहा था, ये कथन भी सही है। आदिकाल की एक धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी, ये भी, अर्थात ये तीनों कथन सही है, अब और स तीनों सही। हाँ, अब और स तीनों सही है। और ये कथन आपको मिलेगा कहाँ? ये तीनों कथन बिल्कुल हुबहू कहाँ से लिए हैं? तो वही डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य इतिहास के पृष्ठ संख्या 54 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी इतिहास ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सा काल विभाजन स्वीकार किया गया है? तो इसके लिए आपको डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये देखने के लिए यह जो है ये भी आपको हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर नगेंद्र पृष्ठ संख्या 33 पर ये लिखा गया है कि इन्होंने 3 काल विभाजन में बांटा था। इसमें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों में बांटा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों का संबंध किससे माना है? तो सामान्य है इसका बौद्ध तांत्रिकों से, और ये भी आप देख सकते हो 5वें जो है पेज पर शुक्ल जी की पुस्तक में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोतीलाल मेनारिया। तो इस पुस्तक से 2 प्रश्न बने हैं। एक तो जैसे ही प्रश्न बनाने वाले प्रोफेसर ने उस पहली पुस्तक को देखा, उस पुस्तक का नाम से ही प्रश्न बना लिया, और इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और बना है इसमें, वो है मीराबाई के बारे में। एक कथन जो है मोतीलाल मेनारिया के आपको आगे मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवलेखन और हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां, इन दोनों पुस्तकों के रचनाकार पूछा है। तो ये इसके रचनाकार है रामस्वरूप चतुर्वेदी। और ये प्रश्न जो कहाँ से बना है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जो लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित होती है। उसके आमुख में ही, अर्थात पहले ही पृष्ठ पर आपको ये जो है ना, ये दोनों पुस्तकों के नाम मिलेंगे, और वो कह रहे हैं कि ये दोनों मेरी पुस्तकें हैं, इसका प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न है कि रासो ग्रंथ पहले पहल अपभ्रंश में मिलते हैं। ये 2 कथन है, क्या सही है नहीं ये पूछा गया है। तो रासो ग्रंथ पहले पहल अपभ्रंश में मिलते हैं, और दूसरा है कि रासो ग्रंथ अपभ्रंश के अनंतर हिंदी में मिलते हैं। अनंतर का मतलब तुरंत बाद हिंदी में भी मिलते हैं। यस, तो देखा जाए तो ये दोनों कथन सही है। ये इसलिए है कि जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि मानते हैं कि जो रासो ग्रंथ परंपरा है, जो वो संस्कृत के रासक शब्द से उत्पन्न हुई है। उन्होंने ये बताया है कि रासक संस्कृत के, और यह परंपरा, ये रासक शब्द जो है वो आगे जैसे ही प्राकृत में आया, तो प्राकृत में आते ही प्राकृत में एक प्रथा रही है, या फिर एक विशेषता रही है प्राकृत में, कि जो अंत के वर्ण हैं उनका अधिकतर लोप हो जाता है। तो ये उन्होंने कहा कि ये क का लोप हो गया और पीछे एक ही बचा रास। जैसे उन्होंने बताया, जैसे कि जगत कह सकते हो, और जगत का बन गया जग, उसी तरह से रास जो है रह गया। और ये रास जो शब्द या ये परंपरा जो है वो जैन कवियों के हाथों पड़ी, और यही रास शब्द जब राजस्थानी कवियों के पास आया, और राजस्थान में ये एक आदत रही है कि हम किसी भी सामान्यतः शब्दों को ओकारांत करने की आदत है, तो उसी से रास जो है वो हो गया रासो। जैसे हम गधे को गधा जो है उसको गधो, कुत्ता जो है कुत्तो, इस प्रकार से कोई भी आप कह लो, हम ओ कहने की अधिकतर आदत है इसी वजह से। तो अर्थात ये दोनों जो है ना सही है। जैसे संदेश रासक हो गया, या उससे पहले जैन कवियों में जो प्राकृत भाषा अपभ्रंश में जो रचनाएं मिलती है वो सब अपभ्रंश में है, और उसके बाद हिंदी की रचनाएं मिलेगी। तो ये दोनों कथन सही है, और वह दोनों सही। निम्नलिखित विद्वानों में से पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में आनंद संवत की कल्पना किसने की है? तो यह सही उत्तर है मोहनलाल विष्णु पांड्या। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था कि पृथ्वीराज रासो को सबसे अधिक प्रामाणिक सिद्ध करने में अगर किसने प्रयास किया है तो मोहनलाल विष्णु पांड्या ने। तो ये आपको ये भी सामान्य प्रश्न है, पर फिर भी डॉक्टर नगेंद्र ने इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा इस पेज पर। माता प्रसाद गुप्त ने किस रचना को स्वतंत्र रचना न मानते हुए पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड का ही एक प्रक्षिप्त अंश माना है? तो इसका सही उत्तर है परमाल रासो। ये भी सामान्य प्रश्न था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि शारंगधर की रचना है, तो वो मानी गई है, उन्होंने माना है हमीर रासो। मेरे विचार से संध्या भाषा का सीधा साधा अर्थ यही है कि वह भाषा जो अपभ्रंश के संध्या काल या समाप्त होने वाले काल में लिखी गई है। सिद्धों की संध्या भाषा विषयक यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। और यह कथन कहाँ है? तो उनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये भी लोक भारती प्रकाशन से ही प्रकाशित होती है। इसके पृष्ठ संख्या 62 पर यह आपको कथन मिल जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों में वीर रस प्रधान काव्य है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास रासो, बीसलदेव रासो और चंदलबाला रास। तो इसका सही उत्तर है भारतेश्वर बाहुबली रास। वैसे इसमें वीर रस प्रधान है, पर फिर भी कवि ने अंत में इसकी परिणति जो है वो शांत रस में की है, पर फिर भी क्योंकि वीर रस का पूछा है, इन तीनों में जो है ये इसमें वीर रस है। बुद्धि रासो में तो केवल उपदेश है, तो सामान्यतः इसमें भी शांत रस ही होगा। और बीसलदेव रासो श्रृंगार रस की है, और चंदनबाला रास जो है आपको अधिकतर करुण रस में देखने को मिलेगी। नाथ संप्रदाय ने 14वीं शताब्दी तक साहित्य और धर्म का शासन किया। इसमें अनुभूति और हठ योग का प्रधान स्थान है। नाथ विषयक यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। और यह कथन कहाँ मिलेगा?
तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के पृष्ठ संख्या 103 पर उन्होंने लिखा है कि गोरखनाथ का मत जो धर्म साधना में नाथ पंथ के नाम से विख्यात है, उसकी महत्ता सिद्धों के वज्रयान की विकसित अवस्था मानी जा सकती है। इस नाथ संप्रदाय ने 14वीं शताब्दी तक साहित्य और धर्म का शासन किया। इसमें अनुभूति और हठ योग का प्रधान स्थान है और इन्हीं विशेषताओं ने बड़ी सीमा तक कबीर के निर्गुण पंथ का साधन रूप निर्धारित किया। तो ये ध्यान रखना, कथन बहुत महत्वपूर्ण है, वापस ऐसा नहीं हो रिपीट हो जाए, और इस कथन के आसपास के कथन भी वापस आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, सही उत्तर है रामकुमार वर्मा। निम्नलिखित में से किस सिद्ध कवि को सरोज वज्र और राहुल भद्र नाम से जाना जाता है? तो ये भी सामान्य प्रश्न है। सरहप्पा को जाना जाता है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में मिल जाएगा। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुमसे अनुपम बातें बता सकता हूँ। यह कथन किसका है? तो यह है अमीर खुसरो का। अब ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद बरदाई के बारे में यह कथन किसका है? तो ये भी प्रसिद्ध कथन है आचार्य शुक्ल का। जब पृथ्वीराज रासो के बारे में सामग्री लिख रहे हैं तो पहली पंक्ति यही है इनकी। ठीक है, तो ये आपको पृष्ठ संख्या 28 में मिल जाएगा। गोरखनाथ के विषय में असंगत कथन छांटिए। प्रश्न सामान्य ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो गोरखनाथ की रचनाओं में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है, बिल्कुल सही है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था, ठीक है। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन डॉक्टर बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से संपादित किया, बिल्कुल ठीक है। वे मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे, बिल्कुल सही। ये जो है ना कथन गलत है, क्योंकि ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य माने जाते हैं। और ये जो है ना तीनों ऊपर वाले जो कथन है वो हूबहू कहाँ से आए हैं? तो वो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इसी पुस्तक के 63 नंबर आपको पृष्ठ पर मिल। बीसल देव रास का रचना काल निर्धारित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1272 पदबंध का अर्थ लिया है। तो वो लिया है 1212 द्वादशोत्तर, इस तरह से उन्होंने ये 1212 माना है। निम्नलिखित में से नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं बूलर, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद या मोहनलाल विष्णु पांड्या। तो अभी यह मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि सबसे अधिक प्रामाणिक मानने वालों में मेहनत की है मोहनलाल विष्णु पांड्या ने। यह भी डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में है। अपनी किस रचना में विद्यापति ने तिरोहित के राजा कीर्ति सिंह का वर्णन किया है? तो वो है कीर्ति लता। कीर्ति लता में इनका वर्णन है। चर्यापद निम्नलिखित में से किस कवि की कृति मानी जाती है? तो वो है शबरप्पा की। यह भी हिंदी साहित्य इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के 59 नंबर पृष्ठ पर है। सामान्य प्रश्न है वैसे कुछ। अगला, अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए तब यहां उन्हें केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। यह मत किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य शुक्ल के कथन इस बार थोड़े से लीक से हटकर पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि कथन होता क्या कि सामान्यतः पहले कथन जो प्रसिद्ध कथन हुआ करते थे, जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे थे, वही पूछे जा रहे थे। लेकिन इस बार उन्हीं के इर्द गिर्द आसपास वाले पृष्ठ जो है कथन वहां से अधिक पूछे गए हैं। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है और हिंदी साहित्य के इतिहास जो है पृष्ठ संख्या आपको 54 पर मिल जाएगा। हाँ, अगला, भक्ति के कौन से संप्रदाय का केंद्र महाराष्ट्र रहा है? पंचसखा संप्रदाय, शास्ता पूजक संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय या सहजिया संप्रदाय? तो सही उत्तर है वारकरी संप्रदाय। मध्यकालीन सांस्कृतिक परिवेश विषयक इन कथनों में से नितांत असंगत कथन है। पूछा गया कि कौन सा एक असंगत है। इस काल में पूर्ववर्ती धर्म साधनाएं पूर्णतः लुप्त होकर उनके स्थान पर नवीन धर्म साधनाओं की स्थापना हुई। क्या ये संगत सही है? ये कथन सही है? नहीं, ये कथन सही नहीं है। इसका मतलब, क्योंकि ये कथन आप देखोगे ना, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने यहाँ ये पूरा का पूरा प्रश्न बना है, यहीं से प्रश्न संख्या 92 और 93 से। तो इसमें लिखा है कि मध्यकालीन धर्म साधना में प्राय सभी पूर्ववर्ती प्रमुख धर्म साधनाएं किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं और अपने मूल रूप में अथवा किंचित परिवर्तन के साथ में बिल्कुल ही लुप्त नहीं हुई है। और बाकी वाले 3 कथन जो है, इस काल में आत्मरक्षा की वृत्ति ने मनुष्य को देवाराधन की ओर प्रवृत्त किया, सही है। कल्याणकारी शक्तियों को व्यक्तित्व प्रदान करके
उन्हें मानवीय इच्छाओं, उद्देश्यों, विचारों तथा संवेदनाओं में संपन्न था, भावात्मन मान लिया इस प्रकार से। और चौथा है कि कृष्ण साधनाओं के प्रवेश से धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार और व्यभिचार तक पलने लगा था। तो ये 3 कथन आपके सही है। पहला कथन सही नहीं है, बिल्कुल ही नवीन धर्म साधनाओं की स्थापना नहीं हुई, या पुराने जो है धर्म साधनाएं जो बिल्कुल लुप्त नहीं हुई थी, इसलिए ये कथन सही है। चलो 119, खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी को फारसी के समान सिंहासन पर आसीन किया। पूछा गया इन 3 विकल्पों में से या 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी को फारसी के समान सिंहासन पर आसीन किया, बिल्कुल सही है। खुसरो ने हिंदी काव्य में जीवन की गहराइयों का वर्णन किया है, यह कथन सही नहीं है। उन्होंने केवल मनोरंजन प्रदान कविताएं ही लिखी है। तीसरा है कि खालिक बारी उनकी प्रसिद्ध रचना है, यह तीसरा कथन आपके सही है। और पूछा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही माने हैं। तो आप देखोगे कि अ और स सही है और ब गलत है। तो अ और यह पहला ही, अ और स सही, ब गलत। और आप ये कथन कहाँ देखोगे, तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ना इनका आलोचनात्मक, उसमें ही पृष्ठ संख्या 123 पे आपको ये मिलेगा। और उसमें उन्होंने लिखा है कि खुसरो की जो कविता हमें प्राप्त है उनमें तो जीवन की विवेचना नहीं के बराबर है। संभव है कि उसमें फारसी में जो रचनाएं की है उसमें जीवन की महान समस्याओं पर प्रकाश डाला हो, अथवा हिंदी में ही कुछ रचना इस प्रकार की हो, लेकिन अभी वो प्राप्त नहीं है, इसलिए ब जो है इसमें आपके विकल्प ठीक नहीं है, अर्थात कथन सही नहीं है। और इसमें सही उत्तर हो जाएगा अ और ब सही। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो, और इसका माधुर्य अद्भुत है। पूछा गया ये कथन किसका है, तो ये शुक्ल जी के अतिरिक्त किसका हो सकता है, और ये आपको प्रश्न संख्या 42 पर मिल जाएगा। तो यह कथन भी जो सामान्यतः विद्यापति के बारे में शुक्ल जी का जो कथन आता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उसी के पास ये लिखा हुआ है। तो उस लीक से हटकर थोड़ा उन्होंने अलग पूछा है। वल्लभाचार्य भक्तिकालीन 4 प्रमुख संप्रदायों में से किसके अनुयायी है? सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या फिर रुद्र संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर है रुद्र संप्रदाय। तो ये भी डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में से 166 नंबर पेज पे मिल जाएगा कि रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी के शिष्य परंपरा में वल्लभाचार्य का स्थान है। तो ये भी सामान्य प्रश्न है, ज़्यादा इसका कठिन नहीं था। अगला है कि निम्बार्क संप्रदाय के बारे में गलत कथन है। निम्बार्क संप्रदाय के एक प्रमुख कवि का नाम श्री भट्ट है, बिल्कुल सही। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैत है, ये भी सही है। इसकी सबसे बड़ी गद्दी जयपुर के गलता तीर्थ में है, नहीं, यह सही नहीं है, यह रामावत संप्रदाय की गद्दी है। और चौथा है कि इसमें राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान है, बिल्कुल ये कथन सही है। पूछा गया कि कौन सा एक कथन गलत है, तो वो है 3 नंबर। और यह प्रश्न भी वो कहाँ से बना है, वो भी डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से 199 में। और मैंने स्पष्टीकरण में लिख दिया आपके कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी सलेमाबाद। राधा कृष्ण संप्रदाय के बारे में पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है। तो इसमें राधा कृष्ण को कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखकर उपास्य माना गया है, बिल्कुल सही। राधा कृष्ण संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में। दूसरा, इसके साहित्य में मुख्य रूप से नित्य विहार दर्शन की सहचरी उपास्य भाव है, जीवात्मा जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। कवियों ने राधा कृष्ण की कुंज क्रीड़ा और सुख विलास का ही मधुर और ललित चित्रण किया है, ये भी सही है। तो इसमें चौथा विकल्प जो आपके सही नहीं है कि इसमें कर्म और ज्ञान के मार्ग की स्पष्टतया प्रतिष्ठा करते हुए प्रेम भक्ति का प्रतिपादन किया है। ठीक है, कृष्ण काव्य में कर्म और ज्ञान मार्ग की कहाँ आवश्यकता रहेगी, अर्थात ये बड़ा कठिन मार्ग है और इनकी प्रतिष्ठा कम से कम प्रेम मार्ग में होती नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प अशुद्ध है। यह प्रश्न भी डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में मिलेगा। और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, जो अशोक प्रकाशन से आती है 270 पर, उन्होंने भी ये लिखा है कि इन्होंने कर्म व ज्ञान का खंडन कर भक्ति में प्रेम की स्थापना की। तो आपको ये कथन यहाँ से मिल जाएगा। अगला है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुस्लिम के दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की जो भावना कुछ लोगों में जगाई, ऐसा करके ये प्रश्न है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत प्रसिद्ध कथन है जो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये प्रश्न संख्या 46 पे आपको मिल जाएगा। निर्गुण मतवादी संतों की वाणियों को संपूर्णतः भारतीय मानते हुए बौद्ध धर्म के अंतिम
सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदादि से उसका सीधा संबंध किस विद्वान ने माना है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ, इसके बीच में अगर एक कथन में डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते तो थोड़े जरूर आप परेशान हो सकते थे, लेकिन है नहीं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और ये जो है ना आपको कथन मिलेगा, कहाँ मिलेगा? हिंदी साहित्य की भूमिका जो राजकमल प्रकाशन से, उसी के ही 42 नंबर पृष्ठ पर ये उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि यदि कबीर आदि निर्गुण मतवादी संतों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह संपूर्णतः भारतीय है और बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदादि से उसका सीधा संबंध है। वे ही पद, वे ही राग रागिनियां, वे ही दोहे और वे ही चौपाइयां कबीर आदि ने व्यवहार की है जो उक्त मत के मानने वाले उनके पूर्ववर्ती संतों ने की थी। तो ये कथन ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि अगली बार जो है सीधा ये कथन पूछ लिया जाए। तो इसका सही उत्तर है आचार्य द्विवेदी। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। निर्गुण भक्ति की दार्शनिक पृष्ठभूमि के विषय की जो ये कथन पूछा गया किसका है? तो यह कथन है शुक्ल जी का कथन है। उसी इतिहास में 68 नंबर पृष्ठ पर आपको ये कथन मिल जाएगा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन में योगदान देने वाले निर्गुण पंथियों में किस कवि को समुचित शिक्षा मिली थी और वे काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे? तो आप सबको पता है, सामान्य प्रश्न है, सुंदरदास के बारे में है। लेकिन ये जो भाषा है या ये कथन, ये जो ना प्रश्न, ये आचार्य शुक्ल के जो है ना इस हिंदी साहित्य इतिहास के 64 नंबर पृष्ठ से लिया गया है। सामाजिक समरसता के क्षेत्र में निर्गुण संत कवियों के योगदान का विरोधी कथन कौन सा है? तो पहला देखते हैं कि चरित्र विकास के लिए आचरित सत्य को जीवन निर्माण की कसौटी मानना, ये सही है। इनकी वाणी का प्रभाव समाज के निम्न वर्ग के साथ उच्च वर्ग पर भी पड़ना, बिल्कुल ये कथन भी सही है। सामाजिक स्तर पर व्याप्त पाखंड और अंधविश्वासों का मंडन करना, ये मंडन नहीं किया है इन्होंने किया है खंडन। तो पूछा गया कि कौन सा विरोधी है? तो ये तीसरा विकल्प विरोधी है। और एक वैचारिक क्रांति द्वारा रूढ़िवादिता पर गहरा प्रभाव किया है, ये भी सामान्य प्रश्न था। सामाजिक समरसता के क्षेत्र में रामानंद के अवदान के विषय में असंगत है। तो पहला है कि भक्ति के प्रचार के साथ ही साथ ज्ञान वृत्ति प्रेमियों को ज्ञान मार्ग का उपदेश देना, बिल्कुल सही है। सामाजिक हीनता और असमर्थता की भावना को समूल नष्ट करना, इसलिए सभी के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए। साधना का ऐसा भव्य और विशाल मंदिर निर्मित करना जिसके द्वार सबके लिए उन्मुक्त हो, बिल्कुल सही है ये। तो पूछा गया है कि कौन सा एक असंगत है? वो है यह चौथा। और यह प्रश्न कहाँ से हुबहू है? वो है हिंदी साहित्य इतिहास डॉक्टर नगेंद्र की इस पुस्तक से 118 नंबर पृष्ठ पर लिखा गया है। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि धर्म ग्रंथों और उपासना के बाह्य साधनों की आलोचना करते हुए उन्होंने अंत साधना का मार्ग प्रदर्शित किया था। इसलिए इनको महत्व नहीं दिया, बल्कि इनकी आलोचना की और अंत साधना का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए ये इसमें चौथा विकल्प सही है। हरिदासी संप्रदाय के विषय में पूछा गया है कि कौन सा एक कथन असंगत है। यह राधा वल्लभ संप्रदाय की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया है। पहला ये है, इसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इस संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि है और इस संप्रदाय में प्रेम को नित्य माना गया है। तो इसमें पहला ही विकल्प शुद्ध है, क्योंकि ये राधा वल्लभ संप्रदाय की एक शाखा नहीं मानी जाती, निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा मानी जाती है। और यह प्रश्न भी कहाँ से आया है या हुबहू कहाँ से बना है? तो यह है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से 186 और 210 नंबर पेज से ये बना है और आप देख सकते हो। तो इसमें विकल्प एक सही है। राजस्थान के भक्ति आंदोलनों के अंतर्गत संत पीपा का संबंध किस स्थान से है? तो ये सामान्य प्रश्न था। गागरोनगढ़। रामानुजाचार्य किस परंपरा से संबंधित माने जाते हैं? सनकादिक संप्रदाय, आलवार, ब्रह्म संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय? तो वो सही उत्तर है आलवार संप्रदाय। और यह भी डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक 170 पर इन्होंने स्पष्ट किया हुआ है। रामानंदी गलता गद्दी के संस्थापक माने जाते हैं प्राणचंद चौहान, नाभादास, अग्रदास या कृष्णदास पेहारी? तो इसका सही उत्तर है कृष्णदास पेहारी। अब अगला कथन, 3 कथन पूछे गए और पूछा है कि कौन सा एक सही है नहीं है। हिंदी के किसी भी प्रेमाख्यान को शुद्ध पौराणिक या शुद्ध ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता। दूसरा है कि प्रेमाख्यानों में प्रयुक्त कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य है, बिल्कुल सही। प्रेमाख्यानों के पात्र 2 श्रेणियों के हैं, मानवीय और मानवेतर। तो ये तीनों विकल्प क्या है? सही है। तो अब तीनों सही। यह प्रश्न कहां से बना? तो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से ही, 142 नंबर पृष्ठ से ही। और उन्होंने स्पष्ट लिखा है
ये तीनों कथन ही हुबहू वहीं पड़े हुए हैं। और मानवेतर जो है वो उन्होंने बताया गया कि मानवेतर पात्रों में जैसे नायिका के संरक्षक के रूप में असुर है, राक्षस है, वैताल है, हंस है, तोता है, अप्सरा, परियां, ये सब मानवेतर पात्र में आ जाएगी। और उसके अतिरिक्त उन्होंने लिखा है कि कथानक रूढ़ियां संस्कृत साहित्य से ली है, फारसी साहित्य में कथानक रूढ़ियां नहीं मिलती, उनका प्रयोग ही नहीं होता, इसलिए तीनों कथन जो है ना बिल्कुल सही है। चौथे प्रकार का वह प्रेम है जो गुण श्रवण, चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन आदि से बिठाए उत्पन्न होता है और नायक या नायिका का संयोग के लिए प्रयत्नवान करता है। जायसी ने पद्मावत में जिस प्रेम का वर्णन किया है वह चौथे ढंग का है। यह कथन पूछा गया है तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जायसी ग्रंथावली जिसका संपादन आचार्य शुक्ल ने किया, उसी के शुरू में भूमिका लिखी है ना, उसी के पृष्ठ संख्या 20 पर, ठीक है ना। ये लोक भारती प्रकाशन से आती है। मेरे पास जो है ना ये मलिक एंड कंपनी जो जयपुर का है वहाँ की पुस्तक थी, तो मैंने उसका जो पृष्ठ संख्या आपके यहाँ लिखा है। तो उसका सही उत्तर है आचार्य शुक्ल। सर्वधर्म समन्वय के लिए जिस मजबूत आधार की जरूरत होती है वह वस्तु कबीर के पदों में सर्वत्र पाई जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह आपको कहाँ मिलेगा कथन? तो कबीर, उन्होंने लिखी कबीर पर एक पुस्तक लिखी कबीर नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उसी के उपसंहार में अंत में, ठीक है ना, हिंदी ग्रंथ रत्नाकार लिमिटेड, मेरे पास ये पुस्तक है और पृष्ठ संख्या 218 पर ये जो है ना इन्होंने ये कथन कहा है। संत दादू दयाल के वे शिष्य कौन थे जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने अंगवधु नाम से अपने गुरु की वाणियों का संकलन किया था? तो वो थे रज्जब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रेदास के पद किस नाम से संकलित है? तो वो है बानी नाम से। कबीर के बारे में असंगत कथन है। शास्त्रीय ज्ञान के अभाव और निरक्षर होने के कारण कबीर की अभिव्यंजना शैली बहुत कमजोर है। बिल्कुल नहीं, अभिव्यंजना शैली बहुत शक्तिशाली थी कबीर की। कबीर सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे, ठीक है। संदेशों की अभिव्यक्ति के लिए उन्हें काव्य को माध्यम बनाना पड़ा, ये भी ठीक है। उनके काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता है किंतु वह शुष्क या नीरस नहीं है। ये तीनों कथन बाकी वाला सही है, पहला वाला गलत है। और ये कथन, ये प्रश्न जो है ना कहाँ से बनाया गया है? तो वो भी डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से 120 और 121 नंबर प्रश्न संख्या से ये प्रश्न बना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास ने शक्ति, शील और सौंदर्य में से अपने को कहां तक सीमित रखा? तो शक्ति और सौंदर्य तक, केवल सौंदर्य तक, शील और सौंदर्य तक, शक्ति और शील तक। तो सही उत्तर है केवल सौंदर्य तक। अब ये प्रश्न कहां से आया है? तो शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार, ठीक है ना, लोक भारती प्रकाशन से पृष्ठ संख्या 19 पर उन्होंने ये कथन कहा है कि शक्ति, शील और सौंदर्य, भगवान की इन तीन विभूतियों में से सूर्य ने केवल सौंदर्य तक ही अपने को सीमित रखा, जो प्रेम को आकर्षित करता है। शेष दो विभूतियों को भी लेकर भगवान के लोक रंजनकारी स्वरूप की पूर्ण प्रतिष्ठा हमारे हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। तो ये कथन याद रखना है, ध्यान रखना। तो भगवान की, शुक्ल जी के अनुसार 3 प्रकार की विभूतियां हैं अर्थात विशेषताएं हैं। एक तो शक्ति और शील और सौंदर्य, इन तीनों से संपन्न होते हैं। और सूरदास जी ने क्योंकि श्री कृष्ण की मथुरा जाने से पहले पहले की ही केवल लीलाओं का ही वर्णन किया है इन सब ने, इसलिए किसी ने भी बाद में योगीश्वर श्री कृष्ण की जो है लीलाओं का वर्णन किया नहीं, इसलिए उन्होंने सब ने केवल सौंदर्य तक ही अपने को सीमित रखा। इसलिए शुक्ल जी का कथन ये सही है कि केवल सौंदर्य तक सीमित रखा है सूरदास ने। अगला है, इनकी कविता में भक्ति और श्रृंगार दोनों का सम्मिलन स्वाभाविक है, परंतु मीरा का श्रृंगार लौकिक नहीं अलौकिक है। उनमें न तो विद्यापति की सी अश्लीलता है, न सूर की सी उच्छृंखलता और न बियारी की सी मादकता। यह कथन किसका है? तो भाषा जो है ना, जिसने भी पढ़ा होगा उसको 90% अभ्यर्थियों को ये लगा होगा कि ये कथन आचार्य शुक्ल का है, क्योंकि भाषा जो है आपको इसी प्रकार की दिखाई पड़ेगी। और जिसने ये पढ़ा नहीं था पहले वो तो आचार्य शुक्ल ही करेंगे, लेकिन ये कथन सही उत्तर है इसका मोतीलाल मैनारिया। तो ये कथन कहाँ से है? तो आप मैं बता दूं कि राजस्थानी भाषा और साहित्य उनकी पुस्तक है, उसके पृष्ठ संख्या 112 पर उन्होंने लिखा है कि मीरा की उपासना दंपति भाव की थी, अतः इनकी कविता में भक्ति और श्रृंगार दोनों का सम्मिलन स्वाभाविक है। ये पूरा का पूरा कथन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सही उत्तर है मोतीलाल मैनारिया, न कि आचार्य शुक्ल या फिर परशुराम चतुर्वेदी, जो भी है, ठीक है ना। सही उत्तर ध्यान रखना मोतीलाल मैनारिया। ये सोर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ। नंददास कृष रस मंजरी किस प्रकार की रचना है? कोश ग्रंथ है, नायक नायिका भेद संबंधी है, तो ये सही उत्तर है नायिका भेद से संबंधित। कुतुबन और उनके काव्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कथा के अंत में नायक आखेट के समय हाथी से गिरकर मर जाता है, सही है।
कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुहरान के शिष्य थे, ये भी सही है। कुतुबन जौनपुर से संबंधित थे, ये तीनों कथन सही है। पूछा गया है कि कौन सा एक कथन गलत है, तो ये चौथा। मृगावती काव्य में कथानायक राजकुमार जिस सुंदरी को राक्षस से बचाता है उससे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देता है, नहीं, विवाह प्रस्ताव को ठुकराता नहीं है, विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। और यह कथन, ये चारों जो है ना कथन कहाँ से है, तो आचार्य शुक्ल की ही पुस्तक से यह पूछा गया, लिखा कहा गया है, और उन्होंने लिखा है कि राजकुमार रुक्मिणी नामक सुंदरी को बचाता है और विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। कृष्ण भक्ति विषयक जो है साहित्य विषयक ये कथन किसका है, यह कथन है आचार्य शुक्ल का, और यह कथन आपको 115 नंबर पृष्ठ पर मिलेगा। मंजनकृत मधुमालती किस शैली में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर है दोहा और चौपाई शैली में। रीतिकाल के श्रृंगारी कवियों के सबसे आकर्षक विषयों में सम्मिलित नहीं है, तो पहला है नक्षिक वर्णन, बिल्कुल सही है। नायक नायिका भेद, ये भी किया है। तत्कालीन समाज का परिष्करण और नियोजन, और चौथा है षड ऋतु वर्णन, तो इसका विषय में सम्मिलित नहीं है, वो है तत्कालीन समाज का परिष्करण और नियोजन। ठीक है, यह विशेषता आपको मिलेगी भक्ति काल में। तो यह कथन आपको संभव है कि फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये तीनों वहीं से बने हैं, जो राजकमल प्रकाशन पृष्ठ संख्या 167 पर। और यही कथन पूछा भी गया था पहले कि वास्तव में रीति काव्य जितना तत्कालीन समाज के क्लांत चित्त के विश्राम और विनोदन की व्यवस्था करता है, उतना परिष्करण और नियोजन की नहीं। ठीक है ना, तो समाज को शुद्ध या समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने का प्रयास यह रीतिकाल का साहित्य नहीं करता है, तो तीसरा विकल्प ठीक है। रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित असंगत विकल्प कौन से हैं, कि सबका कर्तव्य कर्म अपने से ऊपर वालों को प्रसन्न करना था, यही था, और क्या था। दूसरा, यह काल सामाजिक दृष्टि से घोर अधःपतन का युग कहा जाना चाहिए, ये भी सही है। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था, ये भी सही है। और चौथा है कि सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु श्रमजीवी थे, तो श्रमजीवी नहीं थे, वो बादशाह थे। केंद्र बिंदु श्रमजीवी क्या है, बादशाह। तो ये चौथा जो विकल्प असंगत है। और ये भी प्रश्न कहाँ से बना है, तो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक 262 नंबर पृष्ठ पे उन्होंने लिखा है कि सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह थे। रीतिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में गलत कथन है, तो इस काव्य में ऐहिक जीवन के सुख भोग पर बल दिया गया है, सही है। रीतिकाल विपन्नता के साथ में विलासिता का काल है, तो यह कथन सही नहीं है, विपन्नता नहीं है, यहाँ समृद्धि। ठीक है ना, गरीबी में किसको मौज सूझती है, तो रीतिकाल विपन्नता के नहीं समृद्धि के साथ विलासिता का काल है। और इस काल में वैराग्यपूर्ण साधना का समादर नहीं रहा, अगर रहता तो इस रीतिकाल की आवश्यकता नहीं पड़ती। और चौथा है उच्च वर्ग के लोग जो है कला और कविता के संरक्षक थे, तो ये जो है दूसरा ठीक है। राम भक्ति काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई, उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। पूछा गया ये कथन किसका है, तो यह है शुक्ल जी का कथन है, और यह आपको उनकी पुस्तक के 110 नंबर पृष्ठ पर मिल जाएगा। अगला कथन है मुगलकालीन समाज के जीवन का एक पक्ष रीति काव्य के सौंदर्य और विलासपूर्ण चित्रण को प्रेरणा देने वाला था, बिल्कुल सही कथन है। इसका दूसरा पक्ष जनसाधारण का है, नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का चरित्र इन विलासी दरबारियों की अपेक्षा कहीं अच्छा था, उस पर भक्ति युग का प्रभाव था, बिल्कुल ये सही है। ये दोनों कथन आपके सही है, एक और दोनों सही। अब ये कथन ये आए कहाँ से है हुबहू, तो आप देखोगे हिंदी रीति काव्य, ये भगीरथ मिश्र की किताब आती है राजकमल प्रकाशन से, जो मेरे पास है, पृष्ठ संख्या 8 से ये जो है ना ये दोनों कथन वहां से उठाए गए हैं, तो ये ध्यान रखना भगीरथ मिश्र की, ये नया स्रोत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास ने कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर की है, तो इसका सही उत्तर है गीतावली। एक विकल्प में कृष्ण गीतावली होता थोड़ा और अच्छा लगता, लेकिन गीतावली सही उत्तर है। रीतिकालीन सर्वांग निरूपक काव्य के मूल में किसका प्रभाव व्यापक और अधिक सक्रिय रहा, भामा और विश्वनाथ, भामा और मम्मट का, कुंतक और वामन, और चौथा है मम्मट और विश्वनाथ, तो यह चौथा जो है ऑप्शन सही है, मम्मट और विश्वनाथ का रहा है। ये जो है इसके बारे में आपको हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो छठा भाग है, जिसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया था, उसी पुस्तक में से ये प्रश्न बना है।
उससे ये दो प्रश्न, एक और प्रश्न आगे अभी आएगा, ये भी बना है। और वहाँ उन्होंने कहा है कि मम्मट और विश्वनाथ दोनों का आभारी रहना चाहिए, इस प्रकार के उन्होंने पूरी बात लिखी है। वही ये कथन है। चलो ऑप्शन है, प्रश्न है 85, हिंदी के रीतिबद्ध कवियों के काव्य के बारे में असंगत कथन है। ठीक है ना, तो ये बता दूं कि ये चारों के चारों कथन कहाँ से हैं। तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, अभी मैंने कहा, छठा भाग रीतिकाल नाम से जो डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया है, उसी के पृष्ठ संख्या 222, 221 और 222 पर यही लिखा है कि हिंदी के आचार्यों का उद्देश्य हिंदी साहित्य संबंधी नवीन काव्यशास्त्र का निर्माण करना नहीं था। ठीक है, और यहाँ इसमें देखो कि इनका उद्देश्य हिंदी साहित्य संबंधी नवीन काव्यशास्त्र का निर्माण करना था, नहीं था, तो इसका मतलब असंगत तो पहले यही हुआ। फिर आगे इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर कि निस्संदेह ये आचार्य संस्कृत काव्यशास्त्र का हिंदी उल्था ही प्रस्तुत करना चाहते थे। उल्था कहते हैं अनुवाद, तो यहाँ पर लिखा हुआ ये आचार्य संस्कृत का यह आगे। तीसरा, इस प्रवृत्ति का प्रमुख उद्देश्य श्रृंगार रस परिपूर्ण अथवा स्तुति परक कवित सवैये लिखकर अपने आश्रयदाता राजाओं से सुख, आश्रय और पुरस्कार प्राप्त करना था। ये आपके ऊपर वाला कथन पड़ा। और गौण उद्देश्य उन सुकुमार बुद्धि आश्रयदाताओं, उनके कुमारों और पारिषदों को सरल रूप में काव्यशास्त्र संबंधी शिक्षा देना था। तो ये पड़ा चौथा ऑप्शन। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न कहाँ से बना है? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, छठा भाग रीतिकाल, उनमें से। हिंदी में रीति परंपरा का आरंभ तो उसके या हिंदी के जन्म काल से, उसका मतलब केशवदास के बारे में कहा, जन्म काल से ही मानना पड़ेगा। रीति काव्य परंपरा के संबंध में केशवदास को इसका पहला मार्ग स्तंभ मानते हुए उक्त कथन किसका है? तो यह है डॉक्टर नगेंद्र का। कैसे? तो यह हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है, रीतिकाल, संपादक डॉक्टर नगेंद्र, प्रकाशक नागरी प्रचारणी सभा, पृष्ठ संख्या आपको 117। जो पीछे वाला प्रश्न था वो 200 या आपको 222 नंबर पेज पर, और उसी के 117 नंबर पृष्ठ पर यही का यही कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो ध्यान रखना, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। केशवदास का विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है जो अधिकांशतः दंडीकृत काव्यादर्श के अनुकरण पर रचित है? वो है कवि प्रिया। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र किसे सर्वांग निरूपक आचार्य उन्होंने नहीं माना है? तो चिंतामणि बिल्कुल है, भिखारीदास है, ग्वाल है, लेकिन कृष्ण भट्टदेव ऋषि, ये जो है सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किस कवि से प्रारंभ हुई? चिंतामणि त्रिपाठी। निम्न में से कौन सा पिंगल निरूपक ग्रंथ नहीं है? पिंगल प्रकाश, जगत विनोद, छंदमाला और वृत्त विचार। तो इसका सही उत्तर है जगत विनोद। तो मैंने अभी बताया ना कि ये जो बृहद इतिहास छठा भाग, उसके 227 नंबर पृष्ठ पर कौन कौन सी पिंगल की ग्रंथ है उसकी भी सूची दी हुई है। तो वहां से ये 2-4 प्रश्न आपके वहां से उठाए गए हैं। जसवंत सिंह का भाषा भूषण किस ग्रंथ की छाया पर बनाया गया है? तो वो है चंद्रालोक जयदेव की। और शुक्ल जी ने भी 180 नंबर पृष्ठ पर ये लिखा है कि उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया। तो सही उत्तर है 4। रीति सिद्ध कवि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिबद्ध कवियों की भांति रीति की शास्त्र कथित बातों का पूरा पालन नहीं करते थे। रीति सिद्ध कवियों के विषय में यह प्रश्न पूछा है, किसका है? तो यह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आपको हिंदी साहित्य का अतीत जो श्रृंगार काल, ये वाणी वितान प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 613 पर आपको ये कथन मिलेगा। अगला है रीतिमुक्त काव्य धारा में प्रेम पद्धति का निरूपण करने वाले स्वच्छंद प्रेमोन्नत कवि के रूप में कौन से सम्मिलित नहीं है? ठाकुर, सूदन, आलम और बोधा। तो सही उत्तर है सूदन। स्वच्छंद धारा का साध्य काव्य था और साधन भी काव्य ही था, पर इस धारा के कवियों ने साधन की अपेक्षा साध्य पर अधिक बल दिया। रीतिमुक्त कवियों के बारे में यह कथन किसका है? तो यह कथन भी किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। उसी हिंदी साहित्य का जो श्रृंगार काल भाग है उसमें आपको 652 नंबर पृष्ठ पर यह कथन मिलेगा। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। विरह वागीश किस रीतिमुक्त कवि द्वारा रचित ग्रंथ है? तो वह है बोधा। काव्य विवेक और काव्य कुल कल्पत्रु ग्रंथों के रचयिता है? तो वो है चिंतामणि। बिहारी सत्सई पर संस्कृत के किस मुक्तक काव्य का प्रभाव स्पष्ट लक्षित नहीं होता? आर्य सप्तशती बिल्कुल होता है। वैराग्य क्या है? शतक पर नहीं है। अमरुक शतक है और गाथा सप्तशती। इन तीनों का उल्लेख जो है आपके डॉक्टर नगेंद्र ने इस पुस्तक में आपको 324 पृष्ठ पर मिल जाएगा। इन 3 ग्रंथों का उल्लेख है, इस चौथे का नहीं है।
अब 72 नंबर प्रश्न है कि जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ भाषा की संहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। कथन पूछा गया है, तो यह कथन किसका है? शुक्ल जी का। आचार्य शुक्ल के मतानुसार भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो वो थी सोलंकी राजा रुद्र ने। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुकरण मात्र नहीं है। इन वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। तो भूषण का विश्लेषण करते हुए कथन पूछा किसका है? तो कहाँ गए? शुक्ल जी। ये रहे शुक्ल जी का कथन है। यह आपको 188 नंबर पृष्ठ पर मिल जाएगा। भिखारी दास विषयक आचार्य शुक्ल की आलोचना के आलोक में कौन सा कथन असंगत है? तो दास ने देव की तरह श्रृंगार का वर्णन विस्तार से किया, सही है। भिखारी दास की सक्रियता काल विक्रम की 18वीं सदी के पूर्वार्ध है, नहीं पूर्वार्ध नहीं है, उत्तरार्ध में है। आपको उत्तरार्ध मिलेगा। काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया गया है, ठीक है। दास जी को सच्चे आचार्य का पूरा रूप प्राप्त नहीं हो सका, ये भी ठीक है। तो शुक्ल जी ने ये आपको प्रश्न संख्या 204 पर ये लिखा है और इनका समय भी दिया है 1785 से 1807, तो 18वीं शताब्दी का ये उत्तरार्ध हुआ। रीतिकालीन कवि देव का कौन सा ग्रंथ मुख्यतः अध्यात्म संबंधित ग्रंथ है? तो वो है देव शतक। ये भी डॉक्टर नगेंद्र ने 290 नंबर पृष्ठ पर आपको ये मिलेगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की केशव विषयक आलोचना के आलोक में असंगत कथन है। चरित्र चित्रण और भाषा शैली की दृष्टि से रामचंद्रिका अपने आप में अव्यवस्थित है, ठीक है ना, हो सकता है मिसप्रिंट है। आचार्यत्व की दृष्टि से केशव का गौरवपूर्ण स्थान है, पर कवित्व की दृष्टि से वे अत्यंत साधारण कवि है। तीसरा है, केशव ने ब्रज भाषा के अंतर्गत मुक्तक काव्य के साथ प्रबंध काव्य की रचना का भी सूत्रपात किया। केशव ने सर्वगुण संपन्न अलंकार रहित कविता को भी उसी प्रकार शोभाहीन माना जिस प्रकार सर्वगुण संपन्न आभूषण रहित नारी। तो उनका एक दोहा प्रसिद्ध है ना कि भूषण बिनु न बिराजे ही कविता बनिता नित्य। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 2, कि आचार्य की दृष्टि से केशव का गौरवपूर्ण स्थान है, पर कवित्व की दृष्टि से वे अत्यंत साधारण कवि है, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर विकल्प सही है। मतीराम के बारे में असंगत कथन है। मतीराम सत्सई में रसराज और ललित ललाम में आए हुए बहुत से दोहे संग्रहित कर लिए हैं, ठीक है। रसराज श्रृंगार रस का ग्रंथ है, ये भी सही है। ललित ललाम में शब्दालंकारों का वर्णन है, यह कथन असंगत है क्योंकि इसमें केवल अर्थालंकारों का वर्णन है। और बिहारी सत्सई की बिहारी सत्सई की प्रसिद्धि से प्रेरित होकर कवि ने मतीराम सत्सई लिखी है, ये सही है। तो यह चारों के चारों कथन हूबहू कहाँ से आए हैं? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का जो हिंदी साहित्य का अतीत है वहां से लिया है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं है, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और उनकी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहाँ गए? शुक्ल जी, ये रहे, शुक्ल जी का कथन है। आधुनिक काल के साहित्य में सांस्कृतिक सामाजिक चेतना को विकसित करने वाली संस्थाओं और उनके ऐतिहासिक तथ्यों में सुमिलित नहीं है। पहला है थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसकी प्रथम शाखा कहा गई है कि केरल एर्नाकुलम में, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। ब्रह्म समाज जाति प्रथा का विरोध, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज प्रमुख उन्नायक महादेव गोविंद राणाडे, सही है। आर्य समाज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से इनसे संबंधित है। तो मैंने आपके स्पष्टीकरण में लिखा है और एक डॉक्टर नगेंद्र की प्रश्न संख्या 412 पर उन्होंने लिखा है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1575 में न्यूयॉर्क में हुई है। संस्थापक थे मदाम ब्लावस्तु और ओलकाट, और 1882 में अडयार मद्रास में पहली शाखा खोली गई है, न कि केरल एर्नाकुलम में। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण तथा भाषा प्रवीण कहकर ब्रजनाथ ने किस रीति कवि की प्रशस्ति की है? तो वो है घनानंद की। उन्होंने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सत्सई नहीं लिखी, पर नक्षिक नायिका भेद षट ऋतु वर्णन के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। शुक्ल जी का मत ये किस कवि से संबंधित है? वो है बिहारी से संबंधित, और ये आपको मिल जाएगा 184 नंबर पृष्ठ पर। सेनापति के विषय में असंगत है। ब्रजभाषा के प्रचलित साहित्यिक तथा मौखिक रूपों से इनका घनिष्ठ परिचय था। सेनापति प्रधानतया कृष्ण भक्त थे, ये बिल्कुल ही असंगत है, कृष्ण भक्त नहीं थे। राम भक्ति में इनको स्थान मिलता है। कवित रत्नाकर इनकी प्रौढ़ कृति सही, और इनकी मौलिकता का उदाहरण इनकी
इनका ऋतु वर्णन है, ऋतु वर्णन के सर्वश्रेष्ठ कवि है। पद्माकर के बारे में असंगत कथन है। पद्माकर रीति शास्त्र के ज्ञाता होने के साथ साथ श्रृंगार भक्ति तथा वीर रस के कवि है, ठीक है। पद्माकर ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम रसायन चरित्र काव्य की रचना की, ये भी ठीक है। जगत विनोद अलंकार विवेचन संबंधित ग्रंथ है, यह असंगत है। और उदयपुर के महाराणा भीम सिंह की आज्ञा से पद्माकर ने गणगौर मेले का वर्णन किया। तो इसमें तीसरा विकल्प असंगत है, क्योंकि जगत विनोद में रसों की विवेचना की गई है। शुरू में नायक नायिका भेद के बारे में बताया गया है और फिर रसों की 9 रसों की विवेचना की गई है, इसलिए जगत विनोद। और ये आचार्य शुक्ल ने जहां पद्माकर का वर्णन किया तो ये पूरा का पूरा प्रश्न बनाया है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नव जागरण की दूसरी मंजिल किसे माना है? बड़ा सुंदर प्रश्न है और इस बार मैंने पहले ही बताया है कि जो नव जागरण का जो टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड में भी जोड़ दिया गया है, तो उनके लिए कथन ये प्रश्न जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो दूसरी मंजिल किसे माना है? वो माना है भारतेंदु युग को, ठीक है ना। तो आप ये आया कहाँ से है, ये प्रश्न कहाँ से बना है, तो ये ध्यान रखना। इसी एक किताब से कम 4 से 5 प्रश्न बने हैं, तो ध्यान रखना। किताब का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, रामविलास शर्मा, और इस पुस्तक की भूमिका प्रश्न संख्या 12 से। इस पुस्तक से आपका ये प्रश्न है और इसमें ये लिखा है, ये उनका कथन है। और कथन भी ध्यान रखना कि गदर जो 1857 की क्रांति थी, तो सन 1857 का स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रदेश के नव जागरण की पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है। हिंदी नव जागरण का तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगियों का कार्यकाल है। तो ये ध्यान रखना, उन्होंने 3 मंजिल बताई है नव जागरण की। पहली है 1857 की क्रांति, दूसरा भारतेंदु युग और तीसरा है द्विवेदी युग। तो ध्यान रखना। और पूछा गया है कि दूसरी मंजिल कौन सी है, तो भारतेंदु युग। निम्नलिखित में से भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। दामोदर शास्त्री सप्रे, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, राधा कृष्ण दास और कार्तिक प्रसाद खत्री। तो वो है सही विकल्प है जगदम्बा प्रसाद मिश्र, क्योंकि यह द्विविध युग के कवि माने जाते हैं। मैंने स्पष्टीकरण में लिख लिया, इनका समय ही 1895 से 1957 है, तो जन्म ही ये बेचारे 1895 में है। ये द्विविध युग के कवि हैं और द्विविध युग में ब्रज भाषा में अधिक साहित्य लिखा है। उनके साहित्य संग्रह में ये मैंने नाम लिख लिए हैं, मातृ गीता है, कल्लोलिनी है और वैकाली है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम विषयक विचारों की दृष्टि से बेमेल है। इस संग्राम की छठी विशेषता यह है कि यह संग्राम हिंदी भाषी प्रदेश में चलाया गया, सही है। ध्यान रखना, यह पूरा का पूरा प्रश्न भी उसी किताब से बना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण। इसी पुस्तक की भूमिका में शुरू के 2 पेज में ये पूरे के पूरे है। और उन्होंने 18 आप कह सकते हो नव जागरण 1857 की क्रांति की 6 विशेषताएं बताई है और छठी विशेषता ये उन्होंने लिखी है। उसके बाद लिखा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की भूमिका महत्वपूर्ण रही, यह भी ठीक है। 1857 का संग्राम हमारे जातीय संग्राम है हमारा, और वह भारत का राष्ट्रीय संग्राम भी है। उसका असर सारे देश पर हुआ और हिंदी भाषी प्रदेश पर तो सबसे अधिक हुआ, ठीक है। चौथा विकल्प जो है, अंग्रेजों ने यहाँ की सामंती प्रथा में जो परिवर्तन किया वह पुरानी उत्पादन पद्धति को बढ़ाने वाला था, नहीं बढ़ाने वाला नहीं था। तो आप ये जो कथन आप देखोगे इसमें 1857 के संग्राम की 6 विशेषताएं बताई है और उन्होंने कथन लिखा है कि तब यह सवाल उठता है कि अंग्रेजों ने यहाँ की सामंती प्रथा में जो परिवर्तन किया वह पुरानी उत्पादन पद्धति को मिटाने वाला था या उसे कायम रखने वाला। अंग्रेजों ने पुरानी सामंती व्यवस्था की जगह नई सामंती व्यवस्था कायम की। पुरानी बड़ी बड़ी रियासतों के राजाओं और नवाबों को उन्होंने अपनी कठपुतलियां बनाकर रखा था। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4, ठीक है। नव जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें, 2 पुस्तकें नव जागरण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो यह है और एक इनकी है भारतेंदु युग और हिंदी नव जागरण की समस्याएं, ये किताब पुस्तक है, वो भी आगे आपका उल्लेख होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वदेशी के व्यवहार के लिए प्रतिज्ञा पत्र किस पत्रिका में प्रकाशित किया? तो वो था कवि वचन सुधा। तो जो अभ्यर्थी मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैंने एक PDF डाली थी भारतेंदु युगीन पत्रकारिता और उसका वीडियो भी बनाया था। तो उसी में मैंने इस तथ्य को भी साथ में सम्मिलित किया था कि स्वदेशी वस्तु व्यवहार के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा पत्र छापा था कवि वचन सुधा में। किस आलोचक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का वैतालिक कहा है? वैतालिक कहते हैं जादूगर को, वो है रामविलास शर्मा। और कहाँ है तो ध्यान रखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नव जागरण की समस्या, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी छोटी सी, इसी के प्रश्न संख्या 74 पे उन्होंने ये कथन कहा है।
हिंदी भाषी जनता इस बात पर गर्व कर सकती है कि उसके नव जागरण के वैतालिक, ये लिखा हुआ है कि नव जागरण के वैतालिक हरिश्चंद्र ने 24 वर्ष की अवस्था में स्वदेशी के व्यवहार की यह गंभीर प्रतिज्ञा की थी। जो प्रतिज्ञा की थी ना, तो दोनों प्रश्न ही इसी पुस्तक से ही बने हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्या। हिंदी नवजागरण के संबंध में निम्न कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है, तो वो है रामविलास शर्मा का। अगर नव जागरण से संबंधित कोई प्रश्न आए और आपको नहीं पता है कि इन चारों में से किसका हो सकता है, तो अगर आप तुक्का लगा भी रहे हो, तो आप अगर कोई लगाना ही है और करना ही है अटेंड, तो कम से कम रामविलास शर्मा ही करना, क्योंकि सटीक थोड़ा इनके ही निकट बैठेगा। उन्होंने ही नवजागरण पर अधिक लिखा है। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इही अति ख्वारी। ये जो आपकी पंक्तियां है भारतेंदु की है, ठीक है ना, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। और आपको अगर ये पंक्तियां वैसे सामान्य नहीं सुनी है, देखिए तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रश्न संख्या 474 पे ये पंक्तियां लिखी है। निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान का कविता संकलन है, तो इनमें से है मुकुल नाम से, मुकुल और त्रिधारा नाम से इनके काव्य संकलन है। और बाकी मैंने यहाँ स्पष्टीकरण दे दिया है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र के 525 नंबर पेज पर होगा। मधुकण आपके भगवती चरण वर्मा का है और दूरवा जल जो है सियाराम शरण गुप्त का है। पल्लव की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा निम्न में से कौन सी काव्य की विशेषता वर्णित नहीं है? अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए है, यह कथन वर्णित नहीं है। कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है, ये बिल्कुल सही है। भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, ये भी है। और कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये तो प्रसिद्ध कथन है ही, ठीक है। तो ये पल्लव की भूमिका में ये कथन कहा गया है। और इसमें आप देखो कथन क्या था कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है, तो केवल सजावट के लिए नहीं है। ये कथन आप ध्यान रखना। रामधारी सिंह दिनकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति के विषय में विचार किया गया, सही है। दिनकर मूलतः सामाजिक चेतना के कवि है, ये भी ठीक है। रेणुका, हुंकार और रसवंती उनकी आरंभिक रचनाएं हैं, ये भी सही है। और चौथा है उर्वशी प्रबंध काव्य के पश्चात उन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना की है, यह सही नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र पहले लिखा गया और उर्वशी बाद में। मैंने स्पष्टीकरण में लिख लिया, कुरुक्षेत्र 1946 में और उर्वशी जो है 1961 में। विजय वैजयंती ये किसकी रचना है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और ये मैंने स्पष्टीकरण में आपको लिख लिया है कि मिस्र में भारतीय सेना की विजय वार्ता पर यह लिखी गई है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की सामान्य विशेषता नहीं है। कवियों की देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की सच्चाई है, ये पूछा है। कवियों ने भारत की आंतरिक विसंगतियों को दूर करने का आह्वान किया, ये भी सही है। विदेशी शासन से मुक्ति पाने की प्रेरणा दी है, बिल्कुल सही है। कवियों ने स्वयं देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं लिया, यह असंगत कथन है, ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी बेचारे बहुत बार जेल भी गए इस चक्कर में। यह कथन हुबहू प्रश्न कहाँ से बना है? तो वही डॉक्टर नगेंद्र के प्रश्न संख्या 519 से। किस कवि का उपनाम, ठीक है ना, पूछा गया है कि किस कवि का उपनाम एक भारतीय आत्मा है? तो प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी। सुकवि सतसई किसकी कृति है? वो है अंबिका दत्त व्यास की, ठीक है। रचना काल के आधार पर केदारनाथ अग्रवाल की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ये कौन सी रचना है? तो इसमें विकल्प है 4 सही। युग की गंगा 1947, नींद के बादल वो भी 1947 में लिखी गई है, और लोक और आलोक 1957 में ये लिखी गई है। ये तीनों का स्पष्टीकरण यहाँ दिया गया है, इसलिए सही अनुक्रम यही है। मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। यह कथन किसका है? तो यह है शमशेर बहादुर सिंह का। पहले एनसीईआरटी में मुक्तिबोध जो है वो टॉपिक हुआ करता था, उसमें यह कथन स्पष्ट रूप से लिखा होता था। कवि नागार्जुन के विषय में निम्नलिखित में से असंगत कथन है। आधुनिक हिंदी कविता में शिष्ट गंभीर हास्य तथा चुटीले व्यंग्य की दृष्टि से भी इनकी पहचान है, सही है। सतरंगे पंखों वाली इनकी कविता संग्रह है, सही है। इनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है, ये भी सही है।
युगवाणी इनका प्रारंभिक काव्य संकलन है, सही नहीं है। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत का है और इनका है युग धारा, जो मैंने यहाँ आपके स्पष्ट कर दिया है। छायावाद की अग्रलिखित परिभाषा किस रचनाकार ने दी है? परिभाषा में क्या है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो यह किसकी है? आपके नंद दुलारे वाजपेयी की प्रसिद्ध व्याख्या मानी गई है। ये हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी में आपको मिल जाएगी। आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कामायनी के संबंध में बेमेल कथन है। पहला है, मृत्यु पर विजय पाने के लिए मनुष्य प्रेम की क्षमता विकसित करता है, सही है। इसमें मानव संस्कृति के विकास का आख्यान है, ये भी सही है। इसमें मनुष्य का उत्तरोत्तर जटिल और संगठित होता रूप है, यह भी सही है। नए मान मूल्यों के आधार पर विकसित मानवीय संस्कृति देव संस्कृति की तुलना में हीन है, नहीं, हीन बिल्कुल नहीं है। और ये आप देखोगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, लोक भारतीय प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 118 पे आपको मिलेगा। और वो कह रहे हैं कि प्रसाद ने बड़ी निष्ठा के साथ प्रदर्शित किया है कि मानवीय संस्कृति देव संस्कृति की तुलना में किसी तरह हीन नहीं है, वरन वह देव संस्कृति जो भौतिकवादी है, सुख केवल सुख की संस्कृति है, उससे आगे का विकसित और सूक्ष्म रूप है। इसलिए विकल्प 4 सही है। छायावादी कवियों में से किस रचनाकार को सर्वाधिक रहस्यवादी रचनाकार माना गया है? तो वो है महादेवी वर्मा। तो आचार्य शुक्ल ने जो है आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के 480 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि छायावाद का पहला अर्थ अर्थात मूल अर्थ जो रहस्यवाद को लेकर था, इसको लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है। पंथ, प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। इसलिए पूछा गया है कि सर्वाधिक रहस्यवादी रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा। शंभुक काव्य कृति किसकी है? जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा, मुक्ति बोध या नरेश मेहता। तो यह जगदीश गुप्त की जो है ये काव्य कृति है, स्पष्टीकरण मैंने दे दिया है। निम्नलिखित में से आलोक धनवा का कविता संकलन है? पडिक्कम्मा, मुलाकातें, नागरिक समाज और शांति पर्व। तो यह है मुलाकातें, उनका आलोक धनवा का है। और आप देखोगे पडिक्कम्मा जो है ना वो संगीता गुंदेशा का है, नागरिक समाज बसंत त्रिपाठी का, शांति पर्व आशीष त्रिपाठी का आपके यह कविता संकलन है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमिलित नहीं है। दूसरे दिन इंदु जैन, 7 भाइयों के बीच संपा, कात्यायनी, कविता में औरत, अनामिका और टोकरी में दिगंत। तो ये चौथा विकल्प सही नहीं है। प्रभा खेतान नहीं है, यह अनामिका का ही है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। और मैंने ये ध्यान रखना इसी रचना के लिए ये था टोकरी में दिगंत 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अरुण कमल की रचना नहीं है। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके और दुनिया रोज बनती है। तो यह उनकी रचना नहीं है, दुनिया रोज बनती है। ये आलोक धनवा की रचना है। नाटक जारी है किस कवि का प्रथम काव्य संग्रह है? तो नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी से संबंधित। हालांकि ये इनका प्रथम काव्य संग्रह नहीं है, ठीक है ना। अब आपत्ति योग्य है नहीं है मैं नहीं कह सकता, पर इनका पहला काव्य संग्रह जो है वो शंखमुखी शिखरों पर, वो 1964 में आया था। और नाटक जारी है 1972 में आया था, और ये उनका दूसरा काव्य संग्रह है। हाँ, इस नाटक जारी है ये इनका सबसे अधिक, या इसी जो है ना इस काव्य संग्रह के आधार पर ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन ये पहला तो नहीं है, तो ये दूसरा है। पर फिर भी पूछा गया कि किस कवि का है, तो ये तो संबंध है लीलाधर जगुड़ी से। और मैंने यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इसी पुस्तक की भूमिका में शंभुनाथ सिंह ने लिखा है, उनकी भूमिका में लिखी थी कि यह कवि का प्रथम काव्य संग्रह है। पहले ये लीलाधर शर्मा नाम से लिखते थे और बाद में लीलाधर जगुड़ी नाम से लिखना शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कवि और रचना के अनुसार बेमेल है? मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल, सिंदूर तिलकित भाल नहीं, ये नागार्जुन का है। नागार्जुन बादल को गिरते देखा, शमशेर बहादुर सिंह चुका भी नहीं हूं मैं। तो सिंदूर तिलकित भाल, जो अभ्यर्थी मुझसे बहुत समय से जुड़ा हुआ है मेरे पहले वाले टेलीग्राम चैनल से, तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब मैंने सिंदूर शब्द की उत्पत्ति के बारे में या कैसे बना उसके बारे में व्याख्या की थी। तब मैंने उस समय भी ये लिखा था। नागार्जुन की एक कविता है सिंदूर तिलकित भाल, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अगेय की प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा उनके किस संकलन में है? तो वो है आंगन के पार द्वार, जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। और उसमें 3 कविताएं आपको बड़ी मिलेगी, अंतःसलीला, चक्रांतशीला और असाध्य वीणा। अगेय द्वारा
सप्तक के कवियों को राही नहीं, राहों का अन्वेषी कौन से सप्तक में कहा है? तो इसका सही उत्तर है तार सप्तक। तार सप्तक की भूमिका में ही अगे ने कहा है, और क्या कहा है ये आप देख सकते हो कि वे किसी एक स्कूल के नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं है, अभी राही है, राही नहीं, राहों के अन्वेषी, उनमें मतेक के नहीं है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। तो यह आगे का कथन है उनको लेकर। धर्मवीर भारती की रचनाओं का संगत विकल्प है। हालांकि ये प्रश्न जो है ना वो थोड़ा सा अगर ठीक होता तो, क्योंकि ऐसा लिखा होता कि सही अनुक्रम है तो थोड़ा ठीक लगता, नहीं तो प्रश्न थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। फिर भी क्योंकि इसमें उनकी रचनाओं का क्रम ही पूछा गया है, तो ठंडा लोहा, कनु प्रिया, अंधा युग पूछा गया कि कौन सा एक संगत विकल्प है, तो यह 2 है। ठीक है ना, तो ये अंधा युग 1954 में आया, हाँ, और उसके बाद कनु प्रिया जो है 1959 में, और यह भी 1959 में, 7 गीत वर्ष। ठीक है ना, तो ये दूसरा जो विकल्प आपके सही है। पर फिर भी प्रश्न जो है ना वो मुझे थोड़ा अशुद्ध सा लग रहा है कि संगत विकल्प है। अब संगत में कुछ भी हो सकता है कि इनकी रचनाओं में कौन सी एक संगत है, पर क्योंकि सभी उन्हीं की दी हुई है इसलिए संभव है कि ये कालक्रम के अनुसार ही रहे। सुमिलित, हाँ, सुमिलित कर सही उत्तर की पहचान कीजिए। यहाँ पर कुछ पत्र पत्रिकाएं दी हुई है और पूछा गया है कि इनके संपादकों को। तो मैंने कहा ना कि जो मैंने आपको एक भारतेंदु युगीन पत्रकारिता पर एक पीडीएफ भेजी थी, आपको भी वहीं आपको मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि हिंदुस्तान पत्र जो था वो राजा रामपाल सिंह का था, भारतेंदु जो है वो राजा चरण गोस्वामी ने, आनंद कादम्बिनी जो है वो आपके बद्रीनारायण चौधरी, और मिश्र ये भारत बंधु जो है ना वो तोताराम की। तो आप देख लो हिंदुस्तान, इसमें कौन सा विकल्प सही बैठेगा? तो हिंदुस्तान घ, एक का घ है, भारत बंधु ग, आनंद कादम्बिनी क, तो कहने का ये पहला ही सही बैठ रहा है इसमें। ठीक है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में सरस्वती के सहायक संपादक के रूप में साहित्यिक जीवन आरंभ करने वाले कौन थे? तो सही उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी। जिसने पहले नहीं पढ़ा है तो उसको इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये कथन है कहाँ से, ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो वही मैंने कहा ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, पृष्ठ संख्या 400 पर रामविलास शर्मा लिखते हैं कि स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपना साहित्यिक जीवन सरस्वती के सहायक संपादक की हैसियत से प्रारंभ किया था। तो ये कथन आपको इस पुस्तक में मिलेगा। अजमेर से प्रकाशित होने वाली भारतेंदु युगीन पत्रिका कौन सी है? तो वो है देश हितैषी। हिंदी गद्य के विकास में अध्यात्म रामायण से अनुदित कृति रामचरित्र की विशेष भूमिका रही है। रामचरित्र के रचनाकार पूछे गए, तो रचनाकार है सदल मिश्र, उन्होंने ही अनुवाद किया था अध्यात्म रामायण का। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? तो हिंदी गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, पृष्ठ संख्या 27 पर, वाणी प्रकाशन से इनका इतनी मोटी सी एक पुस्तक आती है गद्य साहित्य पर। उसी में ही इन्होंने लिखा था कि 1806 में अध्यात्म रामायण का अनुवाद किया था सदल मिश्र ने। तो ध्यान रखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? ये बहुत सामान्य प्रश्न है, बाला बोधिनी। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन आचार्य शुक्ल के अनुसार किस विधा से माना जाता है? तो वो है नाटक विधा। सामान्य प्रश्न ये भी, पर फिर भी शुक्ल जी ने ये 330 नंबर पेज पर लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक की मान्यता आचार्य शुक्ल ने किस लेखक को दी है? तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये भी प्रश्न कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, पर फिर भी ये कथन ध्यान रखना, कई बार जो है ना पूछा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। ठीक है ना। तो ये भारतेंदु के बारे में है। कौन सा उपन्यास महिला उपन्यासकारों द्वारा नहीं लिखा गया है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखना, ये मैंने पहले भी ग्रुप में डाल दिया था। और विनोद कुमार शुक्ल 1900 जो है ना ये 97 में लिखा गया है। 1999 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नई कहानी आंदोलन के कहानीकारों और कहानी संग्रह का असंगत कथन पूछा गया है, कौन सा है? निर्मल वर्मा, बादलों के घेरे, मोहन राकेश, इंसान के खंडर, राजेंद्र यादव, अभिमन्यु की आत्महत्या, कमलेश्वर राजा, निर्बंसिया। तो ये असंगत विकल्प है निर्मल वर्मा, बादलों के घेरे। ये जो है ना आपके कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है। उपन्यासकार और उपन्यास के प्रकार की दृष्टि से बेमेल है। प्रेमचंद
आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी सही है, इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी है, चतुर सेन शास्त्री ऐतिहासिक ये भी सही है, और चौथा श्रीकांत वर्मा आंचलिक उपन्यासकार नहीं है। रामचंद्र तिवारी ने लिखा है कि श्रीकांत वर्मा ने एक ही उपन्यास लिखा है, ठीक है ना, इसलिए इनका स्थान नहीं है आंचलिक उपन्यास में। निम्नलिखित में से यशपाल का कौन सा उपन्यास स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले लिखा गया है? अमिता, देशद्रोही, झूठा सच और मनुष्य के रूप में। तो इसका सही उत्तर है देशद्रोही, जो 1943 में लिखा गया है, ठीक है ना। तो यह स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का है और बाकी स्पष्टीकरण मैंने आपको यहाँ दे दिया है। सरस्वती पत्रिका के संबंध में असंगत कथन है। ज्ञान की पत्रिका होने के अलावा वह कलात्मक साहित्य की पत्रिका थी, बिल्कुल सही। यह पत्रिका हिंदी नवजागरण का मुख्य पत्र थी, सही है। यह प्राचीन परंपराओं का ही अनुसरण करने वाली पत्रिका है। जब प्राचीन परंपराओं का अनुसरण कर रही है तो पत्रिका का महत्व ही नहीं रहता, जब आधुनिक परंपराओं या आधुनिक के अनुसार नहीं चलती है। पर फिर भी ध्यान रखना, ये कथन सही नहीं है कि प्राचीन परंपराओं का ही अनुसरण करने वाली पत्रिका है। यह हिंदी भाषी जनता की सर्वमान्य जातीय पत्रिका थी, यह भी कथन सही है। मैंने इसी ग्रुप में आपको महीना भर पहले या पहले कहा था कि जब भी प्रश्न में ही वो शुद्धता कैसे कुछ आए ना, तो उस समय थोड़ा ठहर जाना चाहिए। तो यह ध्यान रखना, ही जो है इसका अर्थ है कि और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि यही थी, इसका अर्थ ये असंगत है। और यह आए कहाँ से, ये प्रश्न कहाँ से बना, तो वही महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, प्रश्न संख्या 348 में। और रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि सरस्वती पहले ज्ञान की पत्रिका थी। ये कथन भी ध्यान रखना, ये कथन महत्वपूर्ण है। वह हिंदी जागरण का मुख्य पत्र थी और हिंदी भाषी जनता के सर्वमान्य जातीय पत्रिका थी। ज्ञान की पत्रिका होने के अलावा वह कलात्मक साहित्य की पत्रिका थी, ऐसे साहित्य की जो रीतिवादी रूढ़ियों का नाश करके नवीन सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप रचा जा रहा था। तो रामविलास शर्मा ने यह महावीर प्रसाद और हिंदी नवजागरण में कहा है, और ये तीसरा विकल्प जो है ना वो अशुद्ध है। रांगे राघव का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रागैतिहासिक सभ्यता पर आधारित है? तो वो है मुर्दों का टीला, ठीक है ना। ये जो है मोहनजोदड़ो की जो है ना वहाँ की सभ्यता को आधार बनाकर ये लिखा गया है, और मैंने स्पष्टीकरण यहाँ लिखा है, तो इसको पढ़ लेना। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को शैली की दृष्टि से मुख्यतः जिन कोटियों में माना, उसका सही विकल्प है। तो उन्होंने माना है वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। और ये कथन कहाँ है? ये आपको हिंदी गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी प्रश्न संख्या 672 पे मिल जाएगा, वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। निम्नलिखित में से लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है, तो पहला ही सेतुबंध नहीं है, सेतुबंध है सुरेंद्र वर्मा का, ठीक है ना। बाकी सब इन्हीं के ही नाटक माने गए। निम्नलिखित में से हिंदी के मनोवैज्ञानिक आलोचक नहीं है, अगे, देवराज उपाध्याय, शांति प्रिय द्विवेदी या इलाचंद जोशी। तो ये तीसरे हैं शांति प्रिय द्विवेदी, क्योंकि ये मूलतः प्रभाववादी आलोचक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। लोभ और प्रीति कविता क्या है? काव्य में रहस्यवाद और साधारणीकरण, तो वो है लोभ और प्रीति। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सारणी दी है कि आचार्य शुक्ल के निबंध दो श्रेणियों के थे, एक तो मनोवैज्ञानिक निबंध है और एक थे समीक्षात्मक निबंध। और मनोवैज्ञानिक निबंधों में श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, घृणा, भय, ईर्ष्या, इस प्रकार के ये जो है ना आपको मिल जाएंगे। और समीक्षात्मक निबंध भी दो प्रकार के हैं, एक है सैद्धांतिक समीक्षा और दूसरी है व्यावहारिक समीक्षा। और सैद्धांतिक समीक्षा में आपके कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, काव्य में रहस्यवाद वगैरह आपको यहाँ मिलेगा, साधारणीकरण वगैरह। और व्यावहारिक समीक्षा में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र है, तुलसी का भक्ति मार्ग है, मानस की धर्मभूमि है, ये आपको उससे मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है लोभ और प्रीति 14। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ललित निबंध संग्रह नहीं है। रस आकेटक, अशोक के फूल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और बकलम खुद। तो ये चौथा बकलम खुद, क्योंकि ये नामवर सिंह का है और आत्मव्यंजक निबंध संग्रह ये माना जाता है, ध्यान रखना। यहाँ मैंने स्पष्टीकरण में लिख लिया है, बकलम खुद आत्मव्यंजक निबंध संग्रह है। अशोक के फूल द्विवेदी जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह है आपके विद्यानिवास मिश्र का। और रस आखेटक कुबेरनाथ राय का। तो ये तीनों जो है ना वो ललित निबंधकार माने जाते हैं। और बाकी जो है ये चौथा बकलम खुद जो है राम कुमार क्या है, डॉक्टर नामवीर सिंह का। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित नहीं है? पाखंड, विडंबन, विद्या सुंदर, भारत जननी और नील देवी। और सही उत्तर है नील देवी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? तो पहला ही विकल्प सही है, रक्षाबंधन उनकी नहीं है, वो है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है, 1913 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित ऐतिहासिक नाटकों में रचनाकार की दृष्टि से सुमिलित नहीं है।
अमर सिंह राठौर, राधाचरण गोस्वामी, बिल्कुल सही है। संयोगिता स्वयंवर, ये श्रीनिवास दास का ही, लाला श्रीनिवास दास का ही है। और महाराणा प्रताप, प्रताप नारायण मिश्र का यह नाटक नहीं है, ये राधा कृष्ण दास का है। और चौथा नील देवी भारतेंदु का है। तो ये ध्यान रखना। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल ने 348 नंबर पृष्ठ पर ये लिखा है कि महाराणा प्रताप, राधा कृष्ण, हाँ आगे, कि इनका सबसे उत्कृष्ट और बड़ा नाटक महाराणा प्रताप, जिसे एक और नाम राजस्थान केसरी है, और जो संवत 1954 में समाप्त हुआ। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, राधा कृष्ण दास का एक और नाटक है जिसका नाम है महारानी पद्मावती अथवा मेवाड़ कमलिनी, ये दोनों नाम से चलता है। तो ये तीसरा विकल्प जो है ना असंगत है। हिंदी आंदोलनों से जुड़े कहानीकारों की दृष्टि से बेमेल विकल्प है। सक्रिय कहानी में राकेश वत्स, धूमकेतु, चित्रा मुगदल, ये सही है। सचेतन कहानी महीप सिंह, हिमांशु जोशी और ममता कालिया। कहानी में गंगा प्रसाद विमल, रविंद्र कालिया और ज्ञान रंजन। और चौथा है समांतर कहानी में दूधनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा और विजय मोहन। पूछा है कि कौन सा एक बेमेल है, तो ये है समानांतर कहानी में ये हैं। ये तीनों के तीनों आपको कहानी में मिलेंगे। लेकिन मुझे एक शंका है, शायद या तो मैंने नहीं पढ़ा हो या मेरे ध्यान में नहीं हो, तो आप देख सकते हो अगर आपको कहीं मिल जाए तो, कि ममता कालिया का संबंध जो है ना वो किस कहानी आंदोलन से था। क्योंकि मैंने रामचंद्र तिवारी की भी पुस्तक पढ़ रखी है, उसमें भी इनका नाम नहीं है। ठीक है ना, तो आपको अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने इसमें डाला हुआ है सचेतन कहानी में। बाकी इसका सही उत्तर तो 4 ही है, समानांतर कहानी, समांतर कहानी जो दूधनाथ सिंह वगैरह, ये सब जो है ना कहानी के आंदोलन से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों को उनके लेखकों से सुमिलित कीजिए। पैरों में पंख, पृथ्वी, ये सब है। तो आप इसमें एक अगर आपको याद है तो सब जुड़ ही जाएगा। वैसे जैसे ये आप चीड़ों पर चांदनी, ये निर्मल वर्मा की है, अर्थात 3 का ख, तो 3 का ख एक में ही है। ठीक है ना, तो बाकी वाले आपको आराम से जुड़ जा सकते हैं। सामग्री वैशिष्ट्य की दृष्टि से हिंदी शोध पत्रिका में शामिल नहीं है, तो सम्मेलन पत्रिका, हिंदी अनुशीलन, सारिका और नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो इसमें सही उत्तर है सारिका। यह कमलेश्वर की पत्रिका है, बाकी तीनों के तीनों शोध पत्रिका है। डॉक्टर नगेंद्र ने 864 नंबर पृष्ठ पर कुछ शोध पत्रिकाओं का विवरण दिया है, कौन कौन सी है, तो वो जो है ना इन तीनों का नाम आपको वहाँ शोध पत्रिकाओं में मिलेगा। सारिका जो है कमलेश्वर की पत्रिका है। हिंदी का हास्य व्यंग्य प्रधान पत्र था, कर्मवीर, मतवाला, जागरण और भारत। तो ये ध्यान रखना, मतवाला हिंदी का पहला हास्य व्यंग्य प्रधान पत्र है। यहाँ ध्यान रखना, मैंने स्पष्टीकरण दे दिया। हिंदी पत्रिका और उससे संबद्ध स्थान का सही विकल्प कौन सा है? नाट्यवार्ता, कलकत्ता, ये बिल्कुल सही है, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। बहुवचन भोपाल, ये तीनों के तीनों असंगत है। और ये ध्यान रखना, बहुवचन जो थी यह हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से होता है। दूसरी है साक्षात्कार, भोपाल से मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका है। मधुमती उदयपुर से राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा ये प्रकाशित पत्रिकाएं हैं। तो ये एक ही इसमें संगत है, वो है नाट्यवार्ता, कलकत्ता। व्योमेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो यह है जीवनी। ठीक है, यह आपके विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी थी 2011 में। ठीक है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। एक तरह से संस्मरणात्मक जीवनी है पर फिर भी जीवनी है यह, और 2013 में से व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। संस्मरण और रेखा चित्र और उनके रचनाकार का सही विकल्प कौन सा है? वे दिन वे लोग, देवेंद्र सत्यार्थी, माटी की मूर्ति, शिव पूजन सहाय, मिट्टी के पुतले, कैलाश चंद्र गुप्त। तो ये तीसरा विकल्प ही संगत है, बाकी तीनों के तीनों असंगत है। वे दिन वे लोग जो है आपके शिव पूजन सहाय का है, माटी की मूर्ति आपके इनकी रामवृक्ष बेनीपुरी की है, और एक युग एक प्रतीक आपके देवेंद्र सत्यार्थी की है। तो ये तीसरा विकल्प आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण विधा की रचना है? सिंहावलोकन, आंगन के वंदनवार, या अरे यायावर रहेगा याद, और कलम के सिपाही। तो इसमें आंगन के वंदनवार यही एक संस्मरण विधा है। बाकी सारे जो है ना, सिंहावलोकन आपके जीवनी है, सॉरी आत्मकथा है यशपाल की, अरे यायावर याद रहेगा यात्रा वृत्तांत है, और कलम के सिपाही आपके अमृत राय ने लिखी है, ये प्रेमचंद की जीवनी। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा नहीं है? बाण भट्ट की आत्मकथा, अर्धकथानक, एक कहानी यह भी, और पिंजरे की मैना। तो ये ध्यान रखना, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है ना, और बाकी सब आत्मकथा है। अर्धकथानक आपके बनारसी दास जैन की जो हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। एक कहानी यह भी आपके ये जो है ना मनु भंडारी की है, और पिंजरे की मैना यह चंद्र किरण सौंदर्यक्षा की जो है ना मानी जाती है। तो इस तरह से पहला विकल्प जो बाण भट्ट की आत्मकथा यह सही है। तो इस तरह से
जो प्रश्न थे मैंने आपके साथ में रखने का प्रयास किया, और जो सोर्स थे या वो भी आपके यहाँ साथ में रखने का प्रयास किया है, तो आप इसे देख सकते हो। अधिकतर इस पेपर में अधिकतर प्रश्न आपको 2 पुस्तकों से मिलेंगे, वो है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। बाकी ठीक है, एपी के इस स्तर पर तो कम से कम कुछ दूसरी ऑथेंटिक पुस्तकों से प्रश्न आने चाहिए, जो आए भी हैं। तो इस तरह से आपको जो था मेरी तरफ से यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे जुड़ सकते हो, और इसके अलावा ये जो पीपीटी है मैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और भी कोई शंकाएं रहे, या आपको ये किताबें सभी तो आपके पास उपलब्ध होगी नहीं, लेकिन फिर भी आरपीएससी अगर कुछ उत्तर कुंजी में उत्तर बदले और आपको आपत्ति लगानी पड़े, तो मैं आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर जो प्रमाण भी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए, और कोई शंका है तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ठीक है, पढ़ते रहिए, सहज रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।